नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवा एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। क्लास 6 की हिस्ट्री का एक नया चैप्टर, नए साम्राज्य और राज्य। इस चैप्टर में हम प्राचीन भारत के विभिन्न राजवंशों के बारे में, उनके ऐतिहासिक जो स्रोत हैं, हमें उनसे किन के बारे में पता चलता है उसके बारे में बातें करेंगे। कुछ प्रशस्तियां हम देखेंगे। जब ये चैप्टर चलेगा, साइड में कुछ पिक्चर्स या मैप्स जो डिस्प्ले होते रहेंगे, आपको उससे कोरिलेट करके उसको समझना है। चैप्टर की शुरुआत होती है प्रशस्तियों से। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है बेटा? प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा में लिखा गया पत्र। किसी की प्रशंसा में लिखा गया पत्र। सामान्यतः यह राजा के बारे में जानकारी होती थी। इसमें सामान्यतः किसी दरबारी के बारे में भी हो सकती थी यदि वो लिखवाता था। ये प्रशस्तियां राजा के दरबारी या कवि आदि लिखते थे, और इससे हमें यह फायदा है कि इससे हमें राजा के बारे में जानकारी मिल जाती थी कि उस समय का राजा कैसा था, क्या करता था, क्या क्या उसकी विशेषताएं थी, उसके साम्राज्य में कौन कौन से इलाके इंक्लूड थे, आर्थिक स्थिति कैसी थी, कौन से सिक्के चलते थे, जो भी हो। तो आपको सबसे पहले यह पता रखना है कि प्रशस्ति है क्या बेटा। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी की प्रशंसा में लिखा गया पत्र। ये राजा के बारे में जानकारी देता था आमतौर पर। इसको लिखने वाले राजा के कोई दरबारी होता था, कवि हो सकता था। भाषा सामान्यतः जो भी वहां पे प्रचलन में, चाहे वो संस्कृत है चाहे प्राकृत है, प्राचीन काल की जो भी भाषाएं थी उसमें इस्तेमाल की गई थी। ये किसी ताम्र पत्र पे भी लिखा हो सकता है, किसी पत्थर पे भी खुदा हो सकता है अभिलेख के रूप में। ये किस किस रूप में प्रशस्तियां? ताम्र पत्र पे भी हो सकती है, ये पत्थर पे खुदी भी हो सकती है अभिलेख के रूप में, किसी भी रूप में हो सकती है। अब हम शुरू करते हैं पहली प्रशस्ति। सबसे पहली गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति का वर्णन करेंगे हम। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त। शासक का नाम याद रखना, समुद्रगुप्त। 335 से 375 ईस्वी तक इसका शासन था। गुप्त वंश का राजा था। के बारे में इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर एक प्रशस्ति है, उसके अंदर पता चलता है। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद याद रखना। इलाहाबाद, जिसको प्रयाग कहा जाता है, इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे अभिलेख से पता चलता है यह वृतांत या यह विवरण समुद्रगुप्त के दरबारी और कवि हरिसेन द्वारा, यह वृतांत समुद्रगुप्त के दरबारी और कवि हरिसेन द्वारा लिखवाया गया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति, जिसे
प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत और सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कि इलाहाबाद प्रशस्ति का संबंध किस राजा से है? समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद प्रशस्ति किसने लिखवाई? हरिसेन ने। हरिसेन किसका दरबारी था? समुद्रगुप्त का। अब आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि सर अशोक स्तंभ पे क्यों लिखवाई? आपको पता है अशोक ने इलाहाबाद में एक स्तंभ या जो एक अभिलेख लिख पाया, तो उसमें होता कुछ नहीं बेटा। मान लीजिए ये अभिलेख है, ये अशोक ने इसके ऊपर लिखा, बाद में इसी स्तंभ पर हरिसेन ने यहां पर कुछ लिखवाया, तो ये इसी एक स्तंभ पर अलग अलग राजाओं ने अपनी जानकारियां लिखवाई। ये आपको समझना है। इलाहाबाद प्रशस्ति राजा समुद्रगुप्त, लिखाने वाला हरिसेन, गुप्त वंश का शासक। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक योद्धा, युद्ध जीतने वाला राजा, इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, युद्धों को जीतने वाला राजा, यह सब इस प्रशस्ति में बताया गया है। कवि, विद्वान के रूप में प्रशंसा की गई है। कवि तथा विद्वान के रूप में प्रशंसा की गई है। प्रशंसा, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। प्रशंसा की गई है। इस इलाहाबाद प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है एक योद्धा के रूप में, युद्धों को जीतने वाले व्यक्ति के रूप में। समुद्रगुप्त के जो वीणा बजाते हुए सिक्के मिले हैं, समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए बताया गया है। जिससे उसके मतलब समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का साक्ष्य मिलता है। हम ये कैसे कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त जो है संगीत प्रेमी था? तो वो योद्धा होने के साथ साथ संगीत को, म्यूजिक को भी लाइक करता था, क्योंकि उसके जो सिक्के मिले ना, उसके ऊपर वो वीणा बजा रहा है। तो वीणा बजाते हुए जो उसके सिक्के हैं, उससे पता चलता है कि वो संगीत प्रेमी था। ये छोटे छोटे फैक्ट जो है वो आपको पता रखने हैं। वापिस देखिए क्या सीखा हमने इसमें। प्रशस्ति का अर्थ, प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी जाती थी, प्रशस्ति में होता क्या था। सबसे पहली प्रशस्ति इस चैप्टर की हमने देखी, इलाहाबाद या प्रयाग प्रशस्ति, लिखने वाला हरिसेन, राजा समुद्रगुप्त के बारे में, जो कि गुप्त वंश का एक राजा था जिसका कार्यकाल 335 से 375 ईस्वी के बीच में माना गया है। और इसका जो प्रभाव क्षेत्र है, इसका जो राज्य है, उसका जो सेंटर पॉइंट था वो था पाटलिपुत्र, है ना, पटना, बिहार। और उसके बाद में इसने अपने अपने जो है साम्राज्य को फैलाया। इसने साम्राज्य को कैसे फैलाया वो मैं आगे बताता हूं। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को योद्धा बताया गया है, युद्धों को जीतने वाला बताया गया है, कवि बताया गया है, विद्वान बताया गया है। इसके बाद में जैसे ही विद्वान की बात आई तो मैंने आपको बताया कि वो वीणा भी बजाता था, ऐसा हमें उसके सिक्कों से पता चलता है। अब समुद्रगुप्त गुप्त वंश का शासक था, इसलिए मैं आपको बता दूं कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का
संस्थापक कौन था बेटा? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। उसके बाद में एक राजा आया घटोत्कच। घटोत्कच महाभारत वाला नहीं, ये घटोत्कच दूसरा है। और उसके बाद में आया चंद्रगुप्त प्रथम, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। इन दोनों राजाओं के बारे में आपको कुछ ज्यादा पता नहीं रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में मैं आपको अभी आगे जिक्र करूंगा, लेकिन उसके पहले हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त कितना वीर था। इस वीरता के लिए उसको इतिहास में किस नाम से याद किया जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, लिखिए इसको। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। समुद्रगुप्त की विजय रीति वाले टॉपिक को हम शुरू करते हैं। अब समुद्रगुप्त एक महान योद्धा था, और समुद्रगुप्त महान योद्धा होने के कारण इतिहासकारों ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त की विजय नीति, समुद्रगुप्त की महान विजयों के लिए उसे भारत का नेपोलियन, नेपोलियन फ्रांस का राजा था, जो कि बहुत वीर था और अपनी वीरता के लिए जाना जाता था। ऐसे ही भारत के नेपोलियन के रूप में समुद्रगुप्त को याद किया जाता है। समुद्रगुप्त की महान विजयों के लिए उसे भारत का नेपोलियन कहा गया। और ये भारत का नेपोलियन किसने कहा? V.A. स्मिथ ने, इतिहासकार है V.A. स्मिथ, विंसेंट आयर स्मिथ, उसने कहा कि समुद्रगुप्त जो है वो भारत का नेपोलियन है। यह आपको पता रखना। अब समुद्रगुप्त की जो विजय नीति उसको 4 बिंदु में बांट सकते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया? आर्यावर्त के 9 राज्यों की विजय। उत्तर भारत, आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत के 9 राज्यों की विजय। आर्यावर्त के 9 राज्यों की विजय। इन्हें प्रत्यक्ष रूप से अधिकार में किया, प्रत्यक्ष रूप में अधिकार में लिया तथा अधीनता स्वीकार करवाई। तो सबसे पहला जो बिंदु है बेटा वो है आर्यावर्त के 9 राज्यों की विजय। मैप में आपने देखा किस प्रकार से जो 9 राज्य आर्यावर्त के समुद्रगुप्त ने जीते, उनको अपने कंट्रोल में लिया, नियंत्रण में लिया, और वहां पर अपने जो ध्वजा थी गुप्त वंश की वो फहराई। अब उसका ध्यान गया दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत में 12 राज्यों की विजय, लेकिन वहां पर इसकी थोड़ी नीति अलग थी। वो एक अच्छा कूटनीतिज्ञ भी था, उसको पता था कि दक्षिण भारत में मैं वहां पर कंटिन्यू नहीं रह पाऊंगा, इसलिए उसने क्या किया? दक्षिणापथ के 12 राज्यों की विजय। दक्षिणापथ के 12 राज्यों की विजय। दक्षिण भारत के 12 राज्यों, दक्षिणापथ मतलब दक्षिण वाले की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं, वहां पे जो 12 राज्य थे उनको जीता। और इसमें उन्होंने नीति अपनाई ग्रहण मोक्षानुग्रहण, मतलब पहले उनको जीतो, उसके बाद में उनको मोक्ष दे दो, मतलब उनको स्वतंत्र कर दिया। जीतने के बाद में उनको पुनः शासन की अनुमति दी। इन्हें जीतने के बाद पुनः शासन की अनुमति दी। उनको कहा कि आप अपने हिसाब से शासन कीजिए, सिर्फ आपको गुप्त वंश का जो ध्वज है वो आपको यूज करना है। ये नीति थी दक्षिण के 12 राज्यों के प्रति। दक्षिणापथ के जो 12 राज्य थे उनको ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति के तहत उसने जीता। फिर जो पड़ोसी देश थे उसके प्रति क्या नीति थी, या वो क्या चाहते थे, उनके साथ में क्या करते थे? तो जो पड़ोसी देश थे वो उसके लिए गिफ्ट लाते थे। तो गिफ्ट वही लाएगा जो मित्र होगा, दुश्मन होगा
वो तो गिफ्ट लाएगा नहीं, ये भाई आप सोचने वाली बात है। तो जो पड़ोसी देश है जैसे कि नेपाल है, असम है, तटीय बंगाल है, नेपाल, असम, तटीय बंगाल, ये जो मित्र थे उत्तर पश्चिम के जो देश हैं, है ना, उत्तर पश्चिम के प्रांत, उत्तर पश्चिम के प्रांत समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। तो उपहार वही लाएगा जो या तो उसका मित्र होगा या फिर उससे डरता होगा कि अगर उपहार नहीं ले गया तो अभी आक्रमण हो जाएगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये भी जो राज्य थे वो इसके नियंत्रण में थे, इनके साथ इनका अच्छा संबंध था, इससे इसको कोई हानि भी नहीं थी। ये चाहता तो वहां पर हस्तक्षेप भी कर सकता था। आर्यव्रत के 9, दक्षिणापथ के 12, पड़ोसी देशों के साथ, और चौथा था जो उस समय की जो दूसरी ताकत थी, चाहे वो कुषाण वंश हो, चाहे शक हो, या जो दक्षिण में श्रीलंका के शासक हो, इसके साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चौथा शक, कुषाण व श्रीलंका के शासकों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए समुद्रगुप्त ने। वैवाहिक संबंध, तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं? आप 4 बिंदुओं में इसका आंसर दे सकते हैं अगर ये प्रश्न आए ना। वैसे ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न आपको नहीं पूछेंगे कि समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन क्यों कहते हैं, ये प्रश्न आपको नहीं पूछेंगे 6th के लेवल पे। लेकिन आंसर यही है, सीधा पूछे कि समुद्रगुप्त की विजय नीति को बताइए, तो पहला आर्यावर्त के 9 राज्यों की विजय जिसको सीधा नियंत्रण में लिया। दूसरा दक्षिणापथ के 12 राज्य जिसको ग्रहण मोक्षानुग्रहण की नीति के तहत पहले जीता और फिर उनको छोड़ दिया कि आप अपना शासन खुद कीजिए, आपके ऊपर प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। तो इससे उनका भी जो मन है वो समुद्रगुप्त के प्रति जो है और विश्वास और श्रद्धा से भर गया। तीसरा है पड़ोसी देश जिसके अंदर नेपाल है, असम है, तटीय बंगाल है, उत्तर पश्चिम के जो प्रांत हैं वो उसके लिए गिफ्ट लाते थे। फिर शक, कुषाण और श्रीलंका के शासकों के साथ में उसने कूटनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसका मतलब लगभग संपूर्ण भारत पर एक ऐसा स्थिति थी कि गुप्त वंश की ध्वजा लहरा रही थी और समुद्रगुप्त जो है एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में उभर करके सामने आया था। देखिए कैसे, अगर हम ये उस समय का जो भारत इस तरह से, अगर मैं ये इस तरह से उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान वगैरह भी सब इसके अंदर था। तो अगर आर्यावर्त के 8 राज्यों की बात करें तो ये उत्तर भारत के 8 राज्य, फिर आपके दक्षिणापथ के ये 12 राज्य यहां पर इस तरह से, फिर आपका नेपाल, ये उत्तर पश्चिम, यहाँ पर श्रीलंका, ये असम, ये फिर ये तटीय बंगाल है ना, और ये जो इलाका है ये वाला, ये उत्तर पश्चिम वाला जहां पर ये कुषाण वगैरह रहते थे, ये सारा इस तरह से आप देख सकते हैं कि संपूर्ण भारत जो है एक तरह से, ये उत्तर भारत, फिर ये आपका दक्षिण भारत, ये बंगाल, ये असम, ये नेपाल, ये उत्तर पश्चिम के इलाके, ये सारा, तो एक तरह से अगर हम रफली देखें तो समुद्रगुप्त के नियंत्रण में भारत का एक बहुत बड़ा इलाका आ गया था। तो इसमें हमने क्या देखा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? वीए स्मिथ ने। आपको यह ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलिए लिखिए इसको, यहां पर पहला वीडियो समाप्त होता है जिसके अंदर हमने इलाहाबाद प्रशस्ति, उसके रचनाकार, किस राजा का वर्णन है, फिर समुद्रगुप्त की विजय नीति, इसके बारे में हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं दूसरे वीडियो में आगे वंशावलियों के बारे में। लिखिए इसको।